बात करते हैं परावैद्युत तथा ध्रुवण के बारे में, मतलब डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। ये जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं परावैद्युत, एक तरह की ये अचालक होते हैं। अचालक मतलब क्या हुआ, जिनके अंदर कोई मुक्त आवेश नहीं होगा। अगर मुक्त आवेश नहीं होगा इसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर से करंट यानी विद्युत धारा फ्लो करना उतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग ये बात समझ लेते हैं कि हम लोग जो इसमें देखने वाले हैं उसका एक कंक्लूजन पार्ट क्या है, कि हम लोग क्या इसमें देखना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, एक चालक लिया हुआ है। किसी भी चालक के अंदर कोई एक कंडक्टर है तो इसके अंदर दोनों आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। जब आप कोई एक बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इसे हमने यहाँ पर एक बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया हुआ है। इस बाह्य विद्युत क्षेत्र की वजह से इसके अंदर जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होंगे वो खुद को व्यवस्थित करना शुरू कर देंगे। जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर होगा धन, यहाँ पर होगा माइनस। धन और ऋण की वजह से यहाँ पर इस तरफ ऋणात्मक आवेश आ जाते हैं और यहाँ क्या आ जाता है, धनात्मक आवेश। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आ गया ऋणात्मक आवेश और यहाँ पर आ गया धनात्मक आवेश। क्योंकि चालक है तो इसके अंदर ढेर सारे मुक्त आवेश होंगे, तो ये मुक्त ऋणात्मक आवेश हो गया और ये क्या हो गया, मुक्त धनात्मक आवेश। और ये जो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश हैं ये खुद को तब तक व्यवस्थित करते रहते हैं जब तक इनकी वजह से जो अंदर विद्युत क्षेत्र बन रहा है वो बाहर के विद्युत क्षेत्र के बराबर ना हो जाए। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि जो यहाँ पर सदिश है ई नॉट का, वही सदिश है ई अंदर का। ये दोनों रेखाओं का लंबाई समान है, उनकी दिशा विपरीत है। अगर रेखाओं की लंबाई समान है, उनकी दिशा विपरीत है, इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट क्षेत्र होगा कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो किसी भी चालक यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर जो नेट विद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है जब हम लोग उसको किसी एक बाहरी क्षेत्र में रखते हैं तब। लेकिन जब किसी अचालक को, किसी परावैद्युत को, जैसे मान लीजिए कि ये अगर परावैद्युत है, जब किसी परावैद्युत को रखा गया, कहाँ पर रखा गया, एक बाह्य क्षेत्र के अंदर रखा गया, तो ये देखा गया कि क्योंकि इसके अंदर कोई भी मुक्त आवेश नहीं होते हैं तो यहाँ पर आवेश एक दूसरे को व्यवस्थित नहीं करते हैं, लगभग ना के बराबर करते हैं। बट कुछ आवेश होते हैं जो खुद को व्यवस्थित कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक छोटा सा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बनता है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में, चित्र में, यहाँ पर एक छोटा सा विद्युत क्षेत्र बना हुआ है जिसको लिखा गया है ई अंदर। ये जो विद्युत क्षेत्र होता है ये बाह्य विद्युत क्षेत्र को एकदम से कैंसिल नहीं करता है, लेकिन उसकी जो क्षमता है उसको थोड़ा सा घटा देता है। अब यहाँ पे बात ये बनता है कि ये जो अंदर, क्योंकि ये इसके अंदर अगर कोई मुक्त आवेश नहीं होता है तो यहाँ पर किस तरह से कोई विद्युत क्षेत्र बना, तो यहाँ जो अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनता है और कैसे बनता है, उसी बात को समझने के लिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अणु के लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर। तो जो ये डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनको अचालक बोला जाता है, उनको हम लोग दो भाग में विभाजित करते हैं। एक होता है अध्रुवी और दूसरा होता है ध्रुवी। जैसे जो यहाँ पर है परावैद्युत, अगर आप उसका उदाहरण देखना चाहेंगे तो उसका उदाहरण H2 हो सकता है, CO2 हो सकता है, HCl हो सकता है, H2O हो सकता है, O2 हो सकता है, N2 हो सकता है। तो ये सभी किसके उदाहरण होते हैं, परावैद्युत के यानी डाइलेक्ट्रिक्स के। लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं इनको दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, एक होता है अध्रुवी और एक होता है ध्रुवी। अब ये अध्रुवी और ध्रुवी क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर उदाहरण लिया गया है H2 का। H2 क्या है, एक अध्रुवी अणु है। अब अगर H2 है, हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन का दो एटम है, दो अणु है, तो आप यहाँ पर एक बात समझ सकते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन भी होगा जो ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन भी होगा जो धनात्मक आवेश होता है। ये देखा गया कि जितने भी धनात्मक आवेश है उनका केंद्र और जितने भी ऋणात्मक आवेश है उनका केंद्र एक ही बिंदु पर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बात किया गया H2 का या फिर CO2 का, तो इनके अंदर जितने भी धनात्मक आवेश हैं और जितने भी ऋणात्मक आवेश हैं उन दोनों का जो केंद्र है, धनात्मक आवेशों का केंद्र और ऋणात्मक आवेशों का केंद्र एक ही बिंदु पर आ रहा है। और जब ऐसा कोई होता है तो वहाँ पर कोई ध्रुव नहीं बनता है। ध्रुव का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग जानते हैं किसी भी एक मैग्नेट के केस में अगर कोई चुंबक है तो उसमें दो ध्रुव होता है, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। वैसे यहाँ पर भी दो ध्रुव होता है, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। लेकिन अगर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का केंद्र एक ही बिंदु पर आ रहा है तो वहाँ पर कोई ध्रुव नहीं बन रहा होता है। और अगर ध्रुव नहीं बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अध्रुवी। लेकिन कुछ ऐसे अणुओं केस में देखा गया जैसे HCl हो गया या वाटर हो गया, वहाँ ये देखा गया कि जो भी धनात्मक आवेश हैं उनका केंद्र
और जो भी ऋणात्मक आवेश है उनका केंद्र कुछ दूरी पर है। अगर धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का केंद्र कुछ दूरी पर है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर ध्रुव बन रहा है, दे आर एक्टिंग लाइक डाइपोल। हमने डाइपोल बारे में पहले ही बात किया हुआ है। तो यहाँ पर ध्रुव बन रहा है और ऐसे अणु को क्या नाम दिया गया? ध्रुवीय अणु। तो जब लोगों ने अचालक यानी परावैद्युत को एक्सप्लेन करना शुरू किया तो वहाँ पर उन्होंने दो तरीके से एटम्स को विभाजित किया। एक नाम दिया गया अध्रुवी और दूसरा नाम दिया गया ध्रुवी। आप समझिए कि अपने पास एक सैंपल है जिसमें दो है, एक अध्रुवी का सैंपल है और एक ध्रुवी का सैंपल है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने दो उदाहरण लिया हुआ है, जहाँ पर हम लोगों ने एक उदाहरण लिया हुआ है अध्रुवी अणु का और एक लिया हुआ है ध्रुवीय अणु का। जैसे हमने भी यहाँ पे इसके पहले बात किया कि अगर अध्रुवीय अणु है तो एक ही बिंदु पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का केंद्र होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक ऐसा सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक है, इनके बीच में इनका जो केंद्र उसमें कोई दूरी नहीं है, इसलिए वो क्या बोला गया है? अध्रुवी। दोनों के जो केंद्र होता है वो कोइंसाइड करता है। अब अगर मुझे दोनों को अलग करके एक ध्रुव बनाना है तो दोनों को अलग करके एक ध्रुव बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे यहाँ पर कुछ विद्युत क्षेत्र लगाना होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र। जब मैं यहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाऊंगा तो उस बाह्य विद्युत क्षेत्र की वजह से जो धनात्मक और ऋणात्मक है वो अलग होना शुरू होंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि वो कब तक अलग हो रहे होंगे? जब तक उनके बीच में जो आंतरिक क्षेत्र होता है वो क्षेत्र बाह्य क्षेत्र के बराबर ना हो जाए। तो दोनों यहाँ पर जो एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है, इनके बीच में जो आंतरिक क्षेत्र लग रहा होगा, जब तक वो आंतरिक क्षेत्र बाह्य क्षेत्र के बराबर नहीं हो जाता तब तक वो अलग दूर हो रहे होते हैं। और जब दोनों क्षेत्र बराबर हो जाते हैं तो वहाँ पर रुक जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि धनात्मक और ऋणात्मक में विस्थापन तब रुकता है जब अणु के अवयवी आवेशों पर बाह्य बल प्रत्यानयन बल द्वारा संतुलित हो जाते हैं। यहाँ पर जो प्रत्यानयन बल है वो दोनों अणुओं के बीच का बल है। जब वो बल बराबर हो जाता है, जो उनके बीच में जो भी बल लग रहा था, जब वो क्षेत्र बाह्य क्षेत्र के बराबर हो जाता है तो वहाँ पर विस्थापन जो है वो रुक जाता है। तो अगर बाह्य क्षेत्र की वजह से एक तरह का ध्रुव बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवित। तो यहाँ पर हम ऐसा बोलेंगे कि हमने उस एटम को या उस मॉलिक्यूल को पोलराइज्ड कर दिया। तो जो पोलराइज है इसको बोलते हैं ध्रुवित करना। देखिए ध्रुवित का मतलब क्या होता है? जैसे अगर कोई द्विध्रुव है तो उस द्विध्रुव को जो भी बाह्य क्षेत्र होता है उसकी दिशा में संरेखित करना। यानी जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है, अगर आप उसी दिशा में द्विध्रुव को भी रख देते हैं, बना देते हैं, अलाइन कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए द्विध्रुव पहले ऐसा था, आपने जब विद्युत क्षेत्र लगाया तो ये ध्रुव ऐसा हो गया। तो द्विध्रुव पहले ऐसा था, लेकिन जब आपने विद्युत क्षेत्र लगाया तो विद्युत क्षेत्र की वजह से जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र था अगर उसी दिशा में द्विध्रुव हो गया, इसका मतलब आपने क्या किया? आपने उसको ध्रुवित किया। ध्रुवित का मतलब होता है पोलराइज्ड करना। यानी जो भी द्विध्रुव होते हैं उनको बाह्य क्षेत्र की दिशा में संरेखित करना, उसको क्या बोलते हैं? द्विध्रुव कर देना। अब जैसे यहाँ पर आप बोल सकते हैं ये तो अपना वो केस हो गया जहाँ पर ये अध्रुवीय अणु थे। तो अगर मुझे अध्रुवीय अणु को ध्रुवीय अणु में बदलना है कुछ समय के लिए, जब तक बाह्य क्षेत्र प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना होगा? जब हम बाह्य क्षेत्र लगाएंगे तो जो प्लस और माइनस है वो उनका विस्थापन होने लगता है, और जब उनका विस्थापन शुरू हो जाएगा तो वो एक तरह से ध्रुव बन जाते हैं। बस ध्यान रखिएगा ये ध्रुव तभी तक बने रहेंगे जब तक ये बाह्य क्षेत्र रहेगा। अगर आप बाह्य क्षेत्र को हटा देंगे तो दोबारा वो अपने इनिशियल पोजीशन में चले जाते हैं जैसा वो पहले दिख रहे थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं ध्रुवीय अणु के बारे में, अब यहाँ तो ध्रुव पहले से बना हुआ है। अगर यहाँ पर ध्रुव पहले से बना हुआ है तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट क्यों नहीं है? तो लोगों ने ये देखा कि तापीय विक्षोभ की वजह से ये जो जितने भी यहाँ पर ध्रुव होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं डाइपोल, द्विध्रुव होते हैं, ये सभी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं। और जब वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं तो ऐसी वजह से इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो शून्य होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इन सब का जो अरेंजमेंट है वो रैंडम है। रैंडम का मतलब यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं, कोई एक सही तरीके सब लोग एक जैसे नहीं है। सबका जो यहाँ पर अरेंजमेंट है वो रैंडम है।
और जब रैंडम अरेंजमेंट होता है तो ऐसे केस में सब एक दूसरे का जो प्रभाव होता है उसको कैंसिल कर रहे होते हैं, और जब सब एक दूसरे का प्रभाव कैंसिल करेंगे तो उस केस में उनका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब अगर मुझे इनका कुछ नेट द्विध्रुव आघूर्ण चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, जितने भी यहाँ पर डायपोल्स हैं, द्विध्रुव हैं, उन सबको एक ही दिशा में संरेखित करना होगा, उनकी सबकी दिशा समान करनी होगी। तो इन सभी को एक ही दिशा में बनाने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। जब हम विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो याद करिए हमने इसके पहले का टॉपिक पढ़ा हुआ है, वहाँ पर हम लोग देखा था कि जब कभी भी हम लोग किसी एक डायपोल को, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, घूर्णन, और उस घूर्णन की वजह से क्या करता है, घूमता है और ख़ुद को अलाइन करता है, मतलब कि खुद को रोटेट करते हैं। तो यहाँ पर जो डायपोल्स हैं ये डायपोल्स खुद को रोटेट करेंगे। जब ये द्विध्रुव खुद को रोटेट करेगा तो खुद को कब तक रोटेट करेगा, जब तक वो संरेखित ना हो जाए, किसके साथ, क्षेत्र के साथ। तो आप यहाँ देखिए, देख सकते हैं ये सभी खुद को क्षेत्र के साथ संरक्षित कर रहे हैं। तो ऐसे केस में नाम आता है द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा। ये जो द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा होता है इसका काम होता है कि जितने भी द्विध्रुव हैं उनको क्षेत्र के साथ संरेखित करना। लेकिन जबकि जो ये तापीय विक्षोभ होता है इसका काम होता है इस संरक्षण को बिगाड़ना। यानी ये जो तापीय विक्षोभ है ये कोशिश करता है कि सभी जितने भी यहाँ पे द्विध्रुव हैं सभी दोबारा से रैंडम हो जाएं और जो द्विध्रुव आघूर्ण है कितना हो जाए, 0 हो जाए। यानी इन सभी को एक ही दिशा में आने से ये रोकता है। कौन रोकता है, तापीय विक्षोभ। लेकिन जो द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा है वो कोशिश करता है कि ये सभी एक ही दिशा में आ जाए, क्योंकि जब ये सभी एक ही दिशा में आ जाएंगे तो कुछ नेट द्विध्रुव आघूर्ण अपने को मिलेगा। तो ये एक तरीका होता है क्या करने का, ध्रुवित करने का, नहीं पोलराइज्ड करने का। अब यहाँ पे क्वेश्चन यही बनता है जैसे हमने इसके पहले देखा था कि किस तरह से ये विद्युत क्षेत्र बनाता है अंदर। भले ही एक छोटा सा विद्युत क्षेत्र बनता है लेकिन वो विद्युत क्षेत्र कैसे बनता है उसी बात को समझने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया है जिसे लिखा गया है, एक छोटा सा आयतन है जिसका वॉल्यूम डेल्टा वी बोला गया है। तो एक छोटा सा अल्पांश लिया डेल्टा वी और इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, द्विध्रुव आघूर्ण वो हो जाएगा पी डेल्टा वी। तो P डेल्टा वी इसका हो गया द्विध्रुव आघूर्ण। क्योंकि जो ये द्विध्रुव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डायपोल मोमेंट, यानी द्विध्रुव आघूर्ण बटे आयतन मतलब वॉल्यूम, जिसको लिखा गया डेल्टा वी। तो जब आप लिखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण यानी स्मॉल p, तो जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये यहाँ चले जाएगा तो ये हो जाएगा P डेल्टा वी। तो जो यहाँ पे लिखा गया है मल्टीप्लिकेशन में P डेल्टा वी, ये क्या बता रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान रखिएगा ये द्विध्रुव आघूर्ण है एक छोटे से वॉल्यूम का है। भले ही ये वॉल्यूम छोटा है लेकिन इसके अंदर ढेर सारे अणु होंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारे अणु हैं। मान लेते हैं यहाँ पर जो बाहरी क्षेत्र है वो E0 है। इस बाहरी क्षेत्र की वजह से अंदर जितने भी द्विध्रुव होंगे वो सब एक दिशा में इस तरह से व्यवस्थित होंगे, सबकी दिशा सेम होंगी। अगर आप ये जो ध्रुवित है या ध्रुवण होता है अगर उसको समझें तो ध्रुवण का मतलब ही होता है कि किसी भी सैंपल के अंदर कोई अगर परावैद्युत है उसके अंदर जितने भी द्विध्रुव होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं डायपोल, उन सभी को एक ही दिशा में व्यवस्थित करना। जैसे क्लास में टीचर आता है तो सभी स्टूडेंट्स एक ही तरफ, जो टीचर होता है उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। टीचर के आने से पहले क्या रहता है, वो रैंडम यहाँ वहाँ मुँह करके बैठे रहते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं। तो सब यहाँ वहाँ बात कर रहे होते हैं, किसी का कोई एक फिक्स दिशा नहीं होता है। लेकिन जब टीचर आता है तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, तो सबकी दिशा क्या हो जाती है, एक समान हो जाती है। तो उसको हम लोग ध्रुवण बोल सकते हैं एक उदाहरण के तौर पर। ठीक वैसे यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर जब आप ये एक विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इस विद्युत क्षेत्र की वजह से अंदर जो भी द्विध्रुव होते हैं सब उसकी दिशा में क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं, जिसको बोला जाता है ध्रुवण, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है, जैसे ये धनात्मक आवेश है और ये ऋणात्मक आवेश है, तो ये धनात्मक आवेश इस ऋणात्मक आवेश का जो प्रभाव है उसको कैंसिल कर देगा, ये धनात्मक इसका प्रभाव कैंसिल कर देगा, ये धनात्मक इसका आवेश कैंसिल कर देगा। इस तरह से ये सभी
धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे का प्रभाव क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक आवेश और यहाँ पर धनात्मक आवेश रह जाता है, क्योंकि इस धनात्मक आवेश का प्रभाव कोई ऋणात्मक कैंसिल नहीं करता। क्योंकि देखिए, ये धनात्मक का ये ऋणात्मक, इसका ये कैंसिल करेगा, इसका ये कैंसिल करेगा, लेकिन ये ऋणात्मक रह गया, ये धनात्मक रह गया। तो जो यहाँ पर ऋणात्मक आवेश रह जाते हैं और जो यहाँ पर धनात्मक आवेश रह जाते हैं, इनको नाम दिया गया है पृष्ठीय आवेश घनत्व। माइनस है तो ऋणात्मक, प्लस है तो धनात्मक। ये जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, इनकी वजह से, जब से यहाँ पर देखिए धनात्मक हो गया, यहाँ पर ऋणात्मक हो गया, तो इनकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र बनता है, यही जो विद्युत क्षेत्र होता है, ये विद्युत क्षेत्र जो बाह्य विद्युत क्षेत्र होता है उसका प्रभाव कम कर देता है, घटा देता है। तो जैसा हमने इसके पहले देखा हुआ था कि जो अपना ये विद्युत क्षेत्र है, ये जो विद्युत क्षेत्र होता है, ये विद्युत क्षेत्र उसी की वजह से होता है। तो ये जो परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, इनके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, विद्युत क्षेत्र बनता है। किसकी वजह से? ध्रुवण की वजह से। ध्रुवण क्या होता है? पोलराइजेशन। और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ध्रुवण बराबर XE, इसको काय बोलते हैं, काय इंटू ई। यहाँ पर E क्या है? विद्युत क्षेत्र है, P क्या है? ध्रुवण है, और जो E लिखा गया है इसको बोलते हैं विद्युत प्रवृत्ति, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये ध्रुवण का एक फार्मूला होता है। मतलब कि यहाँ से आप समझ सकते हैं ये एक तरह का कांस्टेंट होता है। अगर ये कांस्टेंट है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी ध्रुवण होगा वो विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप विद्युत क्षेत्र को बढ़ाएंगे तो ध्रुवण बढ़ेगा। ध्रुवण बढ़ने का मतलब ये होता है कि अंदर जो भी ध्रुव होंगे वो सभी जो बाहरी विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा में खुद को क्या कर रहे होंगे? संरेखित करेंगे। जितना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र होगा उतने ज़्यादा डायपोल्स खुद को विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करेंगे? संरेखित करेंगे। उनका मतलब उसका अलाइनमेंट होगा। तो ये होता है एक छोटा सा टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं परावैद्युत तथा ध्रुवण। इसी की सहायता से, अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ऋणात्मक आवेश है, यहाँ पे धनात्मक आवेश है, तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये एक प्लेट हो गया जिसको बोला जाएगा नेगेटिव प्लेट, यहाँ पर एक प्लेट होगी जिसको बोला जाएगा पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश है और यहाँ पे धनात्मक आवेश है। तो इसी की सहायता से हम लोग इसके बाद का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे।